बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यूक्रेन के हवाले से कुछ मजीद अपडेट्स लेके आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो यूक्रेन के अंदर रशिया कर रहा है उससे उनको मजीद हौसला मिला और जो नताइज वो चाहते थे शायद उससे ज़्यादा उनकी एक्सपेक्टेशंस उनको मिले हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब उन्होंने दीगर ममालिक को, जो कहने को उस वक्त यूरोपीय यूनियन का पार्ट है लेकिन नेटो का पार्ट नहीं है, वो उनको भी निशाने पे ले लिया है। उनको बाकायदा धमकियां देना शुरू हो गए हैं। मैं आपको फिनलैंड के हवाले से बताना चाहता हूं कि क्या रशिया फिनलैंड के ऊपर भी हमला करने वाला है और रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री और रशियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है और अब उनका फिनलैंड के साथ क्या तनाज़ा शुरू हो गया है। चलिए, यूक्रेन के साथ तो समझ आती है कि वो माजी में सोवियत यूनियन का पार्ट थे या वो कहते हैं कि नेटो की मेंबरशिप है, तो फिनलैंड के साथ ऐसा क्या तनाज़ा है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो खुली धमकी देने के ऊपर उतर आए। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको कीव जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, उसके अपडेट्स दूंगा कि अब तक वहां पे बताया जा रहा है कि गलियों के अंदर लड़ाई आ गई है। इस वक्त रूस वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो हिट्ज़र है, जो गन्स हैं, हिट्ज़र वो गन होती है जो आपने देखा कि हत्ता कि तैयारों को फायरिंग करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, वो कह रहे हैं जी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर डिप्लॉय कर दी गई है। हजारों की तादाद में रशियन फौजी मारे जाने का दावा किया गया है और जो रूसी हैं वो भी दावे कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं जनाब हमने अपने अब तक कोई 850 के करीब जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको इस वक्त कर लिया है। फिर अमेरिका जो है फौजी तो भेज नहीं रहा तो पैसे ही दे सकता है। आज $600 मिलियन की इमदाद जो है वो अप्रूव कर दी है बाइडेन साहब ने और मजीद कांग्रेस को कहा है कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए अगर आप चाहते हैं इस मसले का हल निकालें। और फिर इस वक्त जो है मेलिटोपोल का एक शहर है जिस पे मुकम्मल तौर पे जो रशियन फोर्सेस हैं उनका टेक ओवर हो गया है। कीव के हवाले से क्या खबर है, खुद यूक्रेनी क्या बता रहे हैं कि कब तक यहां पे वो कब्जा कर सकते हैं, ये डिटेल्स आपको देंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। यूक्रेन जंग से रूस के हौसले बहुत बुलंद हो गए हैं। किस तरीके से, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर यह बता दिया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने करारदाद वीटो कर दी, आपने 2-3 सेशन बुला लिए, कोई आउटकम नहीं आया। नेटो सबसे बड़ी बॉडी, 30 से ज्यादा ममालिक उसका हिस्सा, इतनी फौज, इतने पैसे, और उसके बावजूद आप यूक्रेन के हवाले से उन्होंने खुल के कह दिया हम वहां पे फोर्सेस नहीं उतारेंगे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि जिस बुनियाद के ऊपर यूक्रेन बनना चाहता है नेटो का पार्ट, जिसका वो एक आर्टिकल है जो ये कहता है एक पे हमला सब पे हमला, वो चाहते थे कि हमारे ऊपर हमला हो, पूरी नेटो फोर्सेस आके लड़े, तो रशिया कहता था कि ये नहीं हो सकता कि हम अपने बॉर्डर के ऊपर जो नेटो को आने दें। इस बुनियाद के ऊपर वो किस हद तक गए कि उस मुल्क के अंदर हमला हो गया। अब जो उनका ख्याल था कि जो रिस्पॉन्स मगरिब की जानिब से आएगा, यूरोपीय यूनियन की जानिब से आएगा, नेटो की जानिब से आएगा, उससे कहीं ज्यादा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या उन्होंने तैयारी की हुई थी। उनका ख्याल ये हरगिज भी ये नहीं था कि ये जो कोल्ड रिस्पॉन्स है, ये जो ठंडा रिस्पॉन्स है, इसकी वो तवक्को नहीं कर रहे थे। जब वो उनकी एक्सपेक्टेशन से भी कम रिस्पॉन्स आया है तो अब हुआ क्या है? अब बहुत सारे और ममालिक हैं, तो नेटो मेंबरशिप जो है ये तनाजे की वजह बनी है। अब बहुत सारे और ममालिक भी हैं जो इस वक्त रशियन बॉर्डर के साथ लगते हैं लेकिन वो नेटो का पार्ट नहीं है, वो यूरोप का पार्ट जरूर है। और उसमें से मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं फिनलैंड की। फिनलैंड जो है उसका बॉर्डर जिस तरह से यूक्रेन का बॉर्डर रशिया के साथ लगता है, फिनलैंड का बॉर्डर भी इस हवाले से लगता है रशिया के साथ, लेकिन वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर तो है, नेटो का मेंबर नहीं है। और वहां पे खातून वजीर आजम हैं और फिर आपने देखा कि उनके मिनिस्टर्स और इस हवाले से बहुत ज्यादा उनको शोहरत मिली। अब जब यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ तो तमाम नॉन नेटो मेंबर्स को अपनी सिक्योरिटी की पड़ गई। जब पड़ गई तो अब उन्होंने फिनलैंड की पार्लियामेंट का इजलास हुआ, वहां पर प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि आप ये बताएं कि वो नॉन नेटो मेंबर हैं, उनके ऊपर हमला हो गया और उनकी सूरत हाल है, आपके पास हमारी नेशनल सिक्योरिटी यानी फिनलैंड की नेशनल सिक्योरिटी का क्या प्लान है? जिस पे उन्होंने कहा कि अगर हमें लगा हमारी मुल्क की सलामती खतरे में है तो हम क्या करेंगे कि हम नेटो मेंबरशिप की दरखास्त दे देंगे। उनका यह कहना था कि उसके बाद रशिया ने इस बात के ऊपर, उनके इस ख्वाहिश के ऊपर रिटेलिएट किया और यूरो एशियन टाइम्स की खबर को निकाल के जहां पे उन्होंने कहा कि हम ये ज्वाइन कर सकते हैं, जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने बाकायदा ये कहा कि आपकी जो कमिटमेंट है गैर जानिबदारी की, नॉन अलाइनमेंट की, मिलिटरीली यानी मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट की, हम उसकी वजह से आपके रिगार्ड करते हैं, लेकिन
अगर आप इसको ब्रीच करेंगे और आप नेटो को ज्वाइन करेंगे तो उसका मतलब यह है कि आपको इसके रिपरकशन जो हैं, इसके जो असरात हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। वो सियासी तौर पे भी होगा, वो फौजी तौर पे भी, अस्करी तौर पे भी होगा, जिसका मतलब यह है कि हम यूक्रेन वाले मामले के ऊपर जिस तरह यूक्रेन के अंदर फोर्सेस उतार सकते हैं, फिनलैंड के अंदर भी फोर्सेस उतार सकते हैं, क्योंकि फिनलैंड का बॉर्डर भी बिल्कुल इसी तरह से यूक्रेन के रशिया के साथ लगता है जैसे यूक्रेन और रशिया का लगता है। अब आ जाते हैं इस ताजा लड़ाई की तरफ जो इस वक्त ऑन ग्राउंड चल रही है। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि चंद किलोमीटर का फासला है, वहां पे वो पहुंचे हैं। वो चंद किलोमीटर का फासला तय करके अब गलियों के अंदर, और यूक्रेन ने अपनी तमाम जो फोर्सेस हैं उनको अपने दारुल हुकूमत को डिफेंड करने के ऊपर लगा दिया है, ताकि कम से कम दारुल हुकूमत को जब तक हम होल्ड कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं, वो बचाएं। इस वक्त बहिर असवद से बताया गया है कि कॉन्टिन्यूस अटैक्स कर रहे हैं रशियंस। ओडिशा के अंदर बताया गया जो उनकी पोर्ट है उसके ऊपर बताया कि 2 कार्गो शिप्स को उन्होंने हमला किया है, और आज सुबह इस लम्हे जब हम आपको खबर दे रहे हैं, जो इनका केफ दारुल हुकूमत है वहां पे 2 मिसाइल हमले हुए हैं, जिसकी तस्दीक यूक्रेन ने की है। लेकिन उनके मुताबिक जो मिसाइल हमले हैं ये रेजिडेंशियल एरिया के अंदर किए जा रहे हैं, जो शहरी इलाके हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। शदीद लड़ाई जनाब चल रही है और धमाकों की आवाजें इस वक्त भी कीव के अंदर चल रही हैं। गलियों के अंदर, जिसको आप कहते हैं घुमसान की लड़ाई, अब वो लड़ाई अब चंद घंटों या उस तरह से आगे मजामत बहुत हो रही है। ऐसा नहीं है कि रशियन आ रहे हैं जहां मर्जी तबाही मचा रहे हैं तो यूक्रेन वाले आज कीव के दारुल हुकूमत के अंदर, यानी यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर उन्होंने मिलिट्री के एक अड्डे के ऊपर अटैक किया, और वहां पे बताया गया है कि उस अटैक को उन्होंने पसपा कर दिया है, नाकाम बना दिया है, पीछे उनकी फोर्सेस को हटना पड़ा। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 3,500 ये यूक्रेन का दावा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 3,500 फौजी जो हैं वो रूस के उन्होंने मार दिए हैं, और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि 200 फौजी जो हैं वो हमने वॉर प्रिजनर बना लिए हैं, जंगी कैदी बना लिए हैं। 102 टैंक्स जो हैं वो तबाह किए हैं, 8 हेलीकॉप्टर तबाह कर चुके हैं, 14 मजमूई तौर पे तैयार हैं, और मेलिटिपोल का जो शहर है यूक्रेन का उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे रशियंस ने टेक ओवर कर लिया है, ये उनका दावा है। अब अगर रशियंस की बात करें तो उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने 80 फौजी जो हैं यूक्रेन के उन्होंने हथियार डाले हैं, उनको जंगी कैदी के तौर पे अपने पास रख लिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं आपके सामने अल जजीरा की हेडलाइन रखना चाहता हूं, स्ट्रीट फाइटिंग इरप्ट्स इन कीव, यानी गलियों के अंदर जो लड़ाई है वो शुरू हो गई है। लेकिन सबसे हट के जो फौजी कैदी बनाए हैं, जो मिलिट्री टारगेट्स के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है रशिया की, उन्होंने जो वेरीफाइड अपने अकाउंट से बताया है कि अब तक 821 मिलिट्री टारगेट्स जो हैं उसको हमने तबाह कर दिया है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। और वो बार बार कह रहे हैं कि हम इस चीज को लेके बिल्कुल सिविलियंस की तरफ नहीं जा रहे, जो मिलिट्री के टारगेट्स हैं उनको बार बार तबाह करेंगे और हमारा यही टारगेट है। लेकिन अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि अमेरिका जो है वो अपने तौर पर कोशिश कर रहा है कि शायद माली तौर पे हम सपोर्ट करें यूक्रेन को तो मसले का हल निकल आए। सबसे पहले $600 मिलियन की जो इमदाद है उसको अप्रूव कर दिया है बाइडन ने, जिसके अंदर $350 मिलियन जो हैं वो यूक्रेन के डिफेंस के लिए एलोकेट किए गए हैं। और इस चीज से आगे बढ़ते हुए जो इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, चूंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल मामलात कांग्रेस के पास हैं, एक पर्टिकुलर जो लिमिट है वही प्रेसिडेंट यूज कर सकता है, चाहे इमरजेंसी फंड से करे या दीगर जो उसको उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। $6.4 बिलियन जो हैं इज अ ह्यूज अमाउंट, $6.5 अरब जो हैं यूक्रेन के लिए उन्होंने अपनी कांग्रेस से मांग लिए हैं। अब अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो हर तरीके से जो रशियन इकोनॉमी है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक, मेटा जिसको आप अब कहते हैं, वो चूंकि अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने जो जितने इनके ऑफिशियल अकाउंट्स हैं रशिया के अंदर उनकी मोनेटाइजेशन बंद कर दी है, उनके ऊपर इश्तिहारात नहीं दिखाए जाएंगे। इससे उनको कितना फर्क पड़ेगा? अगर आपने बाकी सैंक्शंस लगा के भी आप रशिया को काउंटर नहीं कर सके, तो अगर आप इश्तिहारात बंद करके समझते हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा, तो ये फिर अमेरिकन की पॉलिसी हो सकती है। लेकिन अमेरिकन की इस पॉलिसी की वजह से मैंने आपको फिनलैंड वाला बताया कि वो अब उसके ऊपर भी नजरें उन्होंने कर ली हैं कि जरा उनको भी सबक सिखा लें। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।